हेलो एवरीवन, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हेलो एवरीवन, जय हिंद जय हिंद। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? एंड बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे इस बजट के सेशन का। तो आइए दोस्तों, आपका इंतजार खत्म करते हैं और उसी जोश के साथ आज अपन लोग इस बजट को पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे कि बिहार के बजट में बिहार सरकार ने किन किन पॉलिसीज, किन किन स्कीम्स की घोषणा करी है और आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें बिहार सरकार अपने बजट को लेकर क्या क्या बातें कर रही है और और बिहार सरकार ने क्या क्या बोला है अपने बजट को लेकर। हम इस बजट का पूरा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की बात करेंगे। इस पूरे के पूरे बजट को समझेंगे, बजट में आए हुए बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स को भी देखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द बिहार बजट 2025-26। राइट? क्या मेरा ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? सारे लोग मुझे एक बार बता दीजिए। एंड थैंक यू सो मच जो आप लोग कह रहे हैं कि बहुत देर से, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे इस सेशन का। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सेशन। राइट? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हर साल बिहार सरकार बजट लाती है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बात करूं तो देखो, एक तो बजट लाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट और एक आता है बजट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग बात करें, अगर हम अपने संविधान के अनुसार बात करें, तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 112 है, ये बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। और अगर हम संविधान की भाषा में बजट को कहें तो संविधान की भाषा में हम कहते हैं कि बजट का मतलब है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। सो दिस इज कॉल्ड बजट इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। इसी तरीके से हर स्टेट भी अपना बजट लाती है और इट इज डिफाइंड इन द आर्टिकल नंबर 202। तो जो राज्य सरकार का बजट है ये अनुच्छेद नंबर 202 में है। वेरी लवली, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है। सो इसका मतलब दे ऑलरेडी नो दैट। राइट? तो ये जो बिहार का बजट है ये स्टेट गवर्नमेंट का बजट है और जैसे कि हर साल हर सरकार अपना बजट लेकर आती है। राइट नाउ, तो आइए दोस्तों, हाँ, हम लोग बात करते हैं बजट के बारे में। हम बात करेंगे आज बिहार के बजट के बारे में। तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं कि जो बिहार सरकार ने इस साल बजट 2025-26 के लिए जो बजट बनाया, वो बजट कितने कितना बजटरी एलोकेशन है, बजट का अमाउंट क्या है और उस बजट में क्या सरकार ने कहा। तो दिस इज द बिहार बजट। जैसे कि आपको पता है सम्राट चौधरी साहब ने बजट पेश किया है बिहार का। अगर हम लोग बात करें, दिस इज द बजट, नाउ लुक एट दिस। 2025-26 का जो बजट होने वाला है, जो बजट है वो है 3,16,895.02 करोड़। अगर हम 2024-25 के कंपैरिजन में बात करें तो 2024-25 का जो बजट था वो था 2,78,725.72 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों लगभग 2.25 करोड़ रुपए का, 2.25 लाख करोड़ का बजट था, जो 3.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। तो अगर हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने कुल 38,169.30 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया है, एक्स्ट्रा एलोकेशन हुआ है। तो अगर हम बात करें तो फ्रॉम द लास्ट ईयर्स कंपैरिजन इस साल का जो बजट है वो 38,169.30 करोड़ इंक्रीज हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। लुक, ये क्लास पढ़ने से फायदा क्या है वो देखो। तो इस क्लास के डुअल बेनिफिट्स हैं। डुअल बेनिफिट्स का मतलब है कि अगर आप लोग अभी जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं बीपीएससी का, दैट इज 70th मेंस, उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम हियर इज दिस क्लास। और इसके अलावा जो लोग 71st का प्रीलिम्स देंगे उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है। तो इसका मतलब दिस इज हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग मेंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स, दैट इज 71 प्रीलिम्स। तो आप उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा स्टडी करिए। तो अगर हम लोग बात करें तो इतने 38,169.30 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर इस तरीके से आए अमाउंट में तो ठीक है। अगर बात करें कि कितने परसेंट बजट को बढ़ाया गया है तो दैट इज
13.69%। तो दोस्तों 13.69% एक्स्ट्रा बजटरी एलोकेशन हुआ है, दैट इज 13.69% बजट में बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों इस बजट में सरकार ने कहा है कि बिहार के विकास को मिली तेज रफ्तार। इस बजट में सरकार ने कहा है कि बिहार के विकास को मिली तेज रफ्तार। ये कैसे तेज रफ्तार? चूंकि ये चुनावी बजट भी है, ये बजट सरकार के चुनावी देखरेख को भी चुनावी प्रक्रिया के अंतर भी अगर हम बात करें तो इसकी बात होती है ना। अब हम बजट के अंदर कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं और बजट के अंदर कुछ डेटा को समझने का प्रयास करते हैं। लुक एट दिस। देखो दोस्तों, इस साल के बजट में कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे पढ़ाने की, ना मेरे स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। देखो, जब सबसे पहले सरकार ने ये तो कह दिया कि चलो भैया जो हमारा बजट है वो 3,16,895.02 करोड़ का है। अब आखिर ये सरकार इन खर्चों को करेगी कहाँ? तो सरकार ने इन खर्चों को दो हिस्सों में बांटा। पहले आप ये देखो, सरकार इन खर्चों को कह रही है, एक तो कह रही है कि स्कीम व्यय, दैट इज स्कीम एक्सपेंडिचर। जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल टेंशन ना ले, पूरा 100% बाइलिंगुअल डिस्कशन होगा। एक तो होते हैं स्कीम एक्सपेंडिचर, जैसे बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, राइट, जैसे कि हमने अपनी क्लास में बात करी है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। पूरे भारत में 3 तरीके की योजनाएं हैं, केंद्रीय प्रायोजित योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं। तो बिहार सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके लिए बिहार सरकार ने 1,16,759.60 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो हो गया बिहार सरकार की योजनाओं पर व्यय, राइट। अगर हम लोग बात करें कि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय, दैट इज कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर, एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, दैट इज। अब मुद्दे की बात यह है कि अब मेरा काम ये तो नहीं है कि सिर्फ मैं आऊं और कह दूं स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय पर 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। 2 लाख करोड़ रुपए आवंटन हुए हैं, 2,135.42 करोड़। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर ये, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन द प्रीलिम्स दे में आस्क कि इनमें से क्या एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर है। तो दोस्तों एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर जो है, पहले इसको बाद में बात करेंगे। पहले आप सबको पता है कि अब हम बजट के एक्सपेंडिचर को अगर देखते हैं, बजट में अगर हम व्यय को देखते हैं एक्सपेंडिचर, तो जो व्यय है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हम कहते हैं राजस्व व्यय। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हम लोग कहते हैं राजस्व व्यय। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। तो जो व्यय हैं, जो खर्चे हैं बजट के, वो 2 तरीके के हैं, एक राजस्व व्यय, एक पूंजीगत व्यय। अगर हम लोग बात करते हैं कि राजस्व व्यय की, पहले पूंजीगत को देख लेते हैं। यदि सरकार कोई ऐसा खर्चा कर रही है अपने बजट में, जिस बजट में सरकार के जो परिसंपत्तियां हैं, जो सरकार के एसेट्स हैं, जो परिसंपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं, अगर सरकार के एक्सपेंडिचर से एसेट्स का निर्माण हो, जैसे रोड्स बने, डैम्स बने, ब्रिजेस बने, जैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाए जाएं, जैसे पोर्ट्स बंदरगाह बनाए जाएं, पावर प्लांट्स, ऊर्जा संयंत्र सरकार लगाए, तो इन सारे खर्चों को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड इसमें एक बात और होती है, जहां पे जो देयता है, जो दायित्व है, दैट इज लायबिलिटीज। जो सरकार की लायबिलिटीज हैं, वो लायबिलिटीज भी क्या हो, कम हो। जैसे सरकार ने जो लोन लिया था, उस लोन का सरकार पेमेंट कर दे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी कम हो गई। सरकार के ऐसे एक्सपेंडिचर जिनके करने से न तो सरकार के एसेट्स बढ़ते हैं और ना ही सरकार की जो लायबिलिटीज हैं, जो देयता है, वो
कम होती हैं। तो ना तो सरकार के एसेट्स बढ़े और ना लायबिलिटी कम हो, उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सरकार स्कॉलरशिप पे पैसा दे रही है, ओल्ड एज पेंशन पे दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पे दे रही है, सब्सिडीज पे दे रही है, डिफेंस पर्सनल्स को दे रही है, कानून एवं प्रशासन व्यवस्था पर दे रही है। जैसे सरकार सब्सिडीज पर सरकार पैसा दे रही है। इसके अलावा सरकार ने जो पैसा दिया वो लाइक स्कूल के टीचर्स को पैसा दे दिया। तो इस तरीके से सरकार ने इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान पे पैसा दिया, तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर है, मैं कहूंगा इट्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो सरकार के राजस्व व्यय होते हैं ये उसका एक हिस्सा है। जैसे हम लोग बोलते हैं कमिटमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय। जैसे हमारी सरकार इलेक्ट्रिसिटी पर पैसा खर्च कर रही है, आप इसके एग्जाम्पल पे लिख सकते हो, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारी सरकार इलेक्ट्रिसिटी पर राज्य सरकार पैसा खर्च कर रही है, वाटर सप्लाई पर पैसा खर्च कर रही है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी पर पैसा खर्च हो रहा है, वाटर सप्लाई पर हो रहा है ना। मोटर व्हीकल की अगर हम लोग बात करें कि मोटर व्हीकल्स पे जो सरकार पैसा खर्च कर रही है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। जैसे हमारी सरकार इंटरेस्ट पेमेंट दे रही है तो इसके एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, लाइक ब्याज भुगतान सरकार दे रही है, सरकार ने जो इंटरेस्ट लिया था उसका पेमेंट कर रही है, पेंशन्स पर पैसा खर्च कर रही है, सब्सिडी पर कर रही है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं? पेंशन्स एंड सब्सिडीज पर जो पैसा खर्च होगा। These all expenditures are considered as establishment and the commitment expenditure। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय। सारे लोग बोलो जय हो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो, राइट। तो इस तरीके से सरकार ने कहा कि हम भाई साहब देखिए 1,16,000 के लगभग, 16,000 करोड़ के लगभग तो हम स्कीम पर व्यय करेंगे, बाकी का जो 2 लाख करोड़ के लगभग का जो पैसा है वो हम स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय पे करेंगे। तो टोटल मिलाकर सरकार का जो बजट है वो 3,16,895.02 करोड़ रुपए का है। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। अब देखिए सरकार के जैसे प्रतिबद्ध व्यय वो आ गया यहाँ वेतन, जो सरकार वेतन कर रही है, वेतन पर, पेंशन पर, ब्याज भुगतान पर, लोक ऋण उदायगी पर, जो सरकार ने ऋण लिया है उसको वापस करने पर। तो टोटल सरकार ने ये अपने बोले हैं कि सारे के सारे हमारे प्रतिबद्ध व्यय हैं और ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप आराम से इसको पढ़िएगा। और बाकी ये सब ये एग्जाम में ऐसे नहीं आता, लेकिन यहाँ से जो मेन है वो आएगा पेंशन पर पैसा खर्च कितना होगा दोस्तों? 33,389 करोड़ रुपए सरकार पेंशन्स पर पैसा खर्च करने वाली है। सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं मैं वो हाईलाइट कर रहा हूं। टोटल बजट का ब्याज भुगतान पर सरकार 23,013 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। टोटल ब्याज भुगतान पे जो सरकार ने ऋण लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग्स करी है, राइट, तो इस पर 23,013 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सरकार अपने, अब देखिए प्राप्तियों को समझिए आप, अभी हम एक्सपेंडिचर को अलग से लेकर आएंगे और एक्सपेंडिचर को और समझाएंगे, यू डोंट वरी, अभी एक्सपेंडिचर आएगा दोबारा से। पहले हमारे सरकार के कुल राजस्व को देखो कि सरकार के पास जो भी टोटल राजस्व आएगा वो कहां से आएगा। तो अगर हम लोग राजस्व की बात करें तो देखो एक लिखा है पूंजीगत प्राप्त राजस्व प्राप्तियां, एक पूंजीगत प्राप्तियां। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दे आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स, दे आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स एंड इन्हें हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। पहले हम पूरा का पूरा बजटरी एलोकेशन देख रहे हैं, फिर अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इसी के और आज की क्लास में हम देखेंगे बजट की घोषणाएं, बजट की घोषणाएं और पूरा का पूरा बजट समझेंगे। आराम से सुनते जाओ, राइट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा समझ रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने मेरी क्लास ऑलरेडी ले रखी है और या कहीं से भी बजट का कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ा है, सो दे ऑलरेडी नो कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। लेकिन मैं उन्हें सरल भाषा में समझाने का एक प्रयास करता हूं कि राजस्व प्राप्तियों का मतलब होता है ऐसी प्राप्तियां जिनसे सरकार के न तो एसेट्स कम हो और न सरकार की लायबिलिटीज बढ़े। क्योंकि अगर हम एसेट और लायबिलिटी के संदर्भ में बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन, अभी बिलेटेड बर्थडे हो चुका है मेरा। तो अगर हम लोग बात करें कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं, जरा समझना,
डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझो कि यदि सरकार के पास, लुक एट हियर, टैक्स से पैसा आ रहा है, पी फाइन्स से पैसा आ रहा है, लाइसेंस से पैसा आ रहा है, ग्रांट्स से पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ब्याज प्राप्तियों से पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड सरकारी जो कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से जो इनकम आ रही है, ये सारा का सारा जो पैसा है ये कहलाता है राजस्व प्राप्तियां। देखो भाई साहब, मेरे पास पैसे कमाने के दो तरीके हैं। एक तो मेरा ये घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे पास सोना है, मतलब मेरी बीबी का है, मेरा तो नहीं। तो दोस्तों अगर मैं इन सबको बेच दूं तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो भाई घर, गाड़ी, सोना ये मेरे लिए एसेट्स हैं। तो अगर मैं इनको बेच दूं और पैसा आए तो आप समझना उसे कहेंगे कैपिटल रिसीट्स, पूंजीगत प्राप्तियां। लेकिन मैंने अपना घर, गाड़ी, सोना बेचा नहीं, बिना उसके पैसा आ गया, जैसे टैक्स से, फी फाइन्स लाइसेंस से, ग्रांट से, इनकम फ्रॉम पीएसयूज और इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लोन, राइट, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियां। कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं क्या करता हूं, बोरो कर लेता हूं। जब सरकार उधार लेती है, बोरोइंग्स, ऋण के माध्यम से पैसा लेती है। जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है, विनिवेश का मतलब है जब सरकार अपनी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनीज में बेच दे। सम पार्ट ऑफ द सरकारी कंपनी सेल इट टू द प्राइवेट सेक्टर, दिस इज कॉल्ड विनिवेश। तो सरकार की कंपनी एसेट है, उसे बेच रही है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, राइट। बाकी आप बजट की क्लास में आएंगे, बजट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें समझाएंगे। अभी मैं वो तो पढ़ा नहीं रहा, अभी तो मैं बजट पर चर्चा कर रहा हूं, लेकिन तब भी आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए इसलिए समझाया। तो आप देखिए नंबर 1 पर सरकार ने कहा राजस्व प्राप्तियां, और यहां नंबर 2 में कह रहा है पूंजीगत प्राप्तियां। तो अगर हम नंबर 1 राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो देखो, केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व जिसे हम ग्रांट्स के रूप में मान सकते हैं। केंद्र सरकार से प्राप्त करों में हिस्सा फाइनेंस कमीशन बात करती है कि अपने, मैंने आपको पढ़ाया एक वर्टिकल डिवोल्यूशन, एक हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, एक लंबवत वितरण, एक क्षैतिज वितरण, अगर आपने फाइनेंस कमीशन की क्लास करी है तो। अगर हम बात करें केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड की बात कर रहा है ये, तो ये सारे इसके अमाउंट है। अपार्ट ऑफ दैट देखो, राज्य के करों से जो राजस्व आता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट टैक्सेस लगाती है, आपको पता भी होगा स्टेट गवर्नमेंट के तमाम सारे टैक्सेस होते हैं। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जैसे पहले सेल्स टैक्स बोलते थे, बाद में से वैट बोलने लगे, लेकिन आजकल इसे जीएसटी बोलते हैं। मोटर व्हीकल टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन फी हो गया, लैंड रेवेन्यू भू राजस्व हो गया, स्टेट एक्साइज ड्यूटी राज्य उत्पादन शुल्क हो गया, प्रोफेशनल टैक्स पेशा कर हो गया, एंट्री टैक्स लगता है, राइट, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, मनोरंजन कर हो गया, फॉरेस्ट ड्यूटी हो गई, है ना, जैसे टैक्स लाइक फॉरेस्ट डेवलपमेंट टैक्स हो गया, सॉरी, एक हो गया लग्जरी टैक्स हो गया। ये सारे के सारे आप लोग क्या करिए, मैंने ये स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस के जो नाम बोले, आराम से वीडियो देखिए और एक एक करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। तो हमारी सरकार क्या कह रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, इन स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस से इतना पैसा आएगा। राज्य के गैर कर राजस्व, अब ये गैर कर राजस्व क्या होते हैं तो ये लिखे हैं, फी फाइन्स लाइसेंस, मतलब टैक्स को हटा दो, बाकी के ये सारे, ये हो गए गैर कर राजस्व, ये सब हैं। वाणिज्य, स्टैम्प, परिवहन कर, भू राजस्व, ये सब मैंने अभी आपको बताया, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के लिए राजस्व प्राप्तियां हैं। तो राजस्व प्राप्तियों से कितना अमाउंट आएगा ये कभी पेपर में नहीं आता, लेकिन बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग वो भी करके जाइएगा कि राजस्व प्राप्तियां कितना है। ये आपके सामने लिखा है कि राजस्व प्राप्तियां 2,60,831 करोड़ रुपए की है। अरे भैया मिस बाद में करियो, पहले जा बताओ कछु समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, थोड़ा बहुत तो आ रहा है ना। जाके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पूंजी, कैपिटल रिसीट्स पूंजीगत प्राप्तियां, मैंने कहा देखो बोरोइंग्स, ये लिखा उधार, कर्ज की वापसी,
राइट। तो टोटल मिलाकर 56,263 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये सरकार के राजस्व हैं। बस थोड़ा सा एक आइडिया रखना, जो 3,17,094 करोड़ रुपए का राजस्व है, इसमें 2,60,000 रुपए का राजस्व प्राप्तियां हैं और पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार के पास आएगा 56,000 करोड़ के लगभग। राइट। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर रेवेन्यू पार्ट। आइए अब एक्सपेंडिचर पार्ट को देखते हैं। अब समझिएगा इसमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से। देखो कुल व्यय, कुल व्यय को बात करें तो दो ब्रेकडाउन किया, दो पार्ट्स में, एक राजस्व व्यय और दूसरे पार्ट में यहां पर पूंजीगत व्यय। ये देखो, तो राजस्व व्यय मैंने आपको बताया जिससे ना तो एसेट्स बढ़ेंगे और जिससे ना तो लायबिलिटी कम होगी। क्या पूंजीगत व्यय जिससे या तो एसेट बढ़ेगा या फिर लायबिलिटी कम होगी, दोनों में एक काम होगा। आप देखो ये सारे के सारे एग्जाम्पल भी मिल गए आपको। अब ज्ञान दोस्तों कैसे कैसे बटोरा जाता है, ये जरूरी थोड़ी ना कि मैंने एग्जाम्पल लिखे आप उसे याद करें। आपके सामने साक्षात राजस्व व्यय लिखे हैं, वेतन, सहायक अनुदान वेतन, सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण, पेंशन, ब्याज भुगतान, छात्रवृत्ति, सब्सिडीज, ये सारे के सारे क्या हैं राज्य सरकार के राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय आप देखो, पूंजीगत परिव्यय, लोक ऋण, कर्ज और उधार, ये सरकार के पूंजीगत व्यय है। तो दोस्तों इसके अमाउंट आपके सामने मेंशन्ड है, आप इनको आराम से पढ़िएगा। यहाँ पर हम बहुत सारा अमाउंट पर ही नहीं, हम अपने बजट पर आते हैं और बजट की कुछ बातें अभी करेंगे। बस आपको दिमाग में क्या रखना है, बस इतनी बात रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पूंजीगत व्यय। तो सरकार का जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है 64,000 रुपीज, 64,894.76 करोड़। ये सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में कुछ आएगा तो यहां से, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से ये तय होता है कि राज्य का जो पूंजी व्यय है, पूंजीगत व्यय है, इससे तय होगा कि राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो राज्य का जीएसडीपी बढ़ेगा, राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और राज्य का देश की इकोनॉमी में एक बेहतर योगदान होगा। दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट याद रखना है, दैट इज 64,894.76 करोड़ रुपए। जितनी बातें आपको बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई करी है केजीएस में आकर, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो बातें अपन क्लास में करते हैं, जहां पे हम हाईलाइट करते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहने वाला है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और हमने सारे के सारे राजस्व देख लिए, मोटे मोटे तौर पर हमने स्कीम व्यय देख लिया 1,16,000 करोड़ का, स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय देख लिया 2 लाख करोड़ का। ये हो गया हमारा बजट का राजस्व और व्यय का हिस्सा। अब मुझे दोस्तों ये बताइए, जैसे हम लोगों ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पढ़ा था तो हमने ये बात करी थी कि पैसा कहां से आएगा, रुपए कहां से आएगा और रुपए कहां जाएगा। तो आज हम राज्य सरकार की भी बात करते हैं कि राज्य सरकार के टोटल जो राजस्व है वो कहां से आएगा और जितना पैसा आएगा वो सरकार व्यय कहां कहां करेगी। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखो। जब हम केंद्र सरकार का बजट पढ़ते हैं तो हम बजट डेफिसिट्स की चर्चा करते हैं। आपको पढ़ा है हमने बजट डेफिसिट्स, बजटीय घाटे। जब हम केंद्र सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं बजटीय घाटों की, तो हमने 3 प्रकार के बजटीय घाटे देखे थे। अगर आपको याद होगा बजटीय घाटे, तो हमने 3 प्रकार के सरकार के बजटीय घाटे, बजट डेफिसिट्स देखे थे। एक देखा था रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, एक फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, और एक प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। लेकिन हम जब राज्य सरकार के बजट की बात करते हैं तो यहां पे 2 घाटों की चर्चा होती है। एक यहां पर चर्चा होती है दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। दोस्तों ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, राजस्व घाटा एक टेक्निकल टर्म है। जब हम क्लासरूम स्टडी करते हैं तो हम डिटेल में इसको समझते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट हैं तो आप देखिए रेवेन्यू वर्ड 2 जगह आया आज। एक तो ये आया राजस्व व्यय और एक यहां पे आया राजस्व प्राप्तियां। देख लो
मेरे स्मार्ट बच्चे, एक राजस्व प्राप्तियां लिखा है रेवेन्यू रिसीट्स, और एक लिखा है राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम सिंपल भाषा में कहेंगे इफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसीट्स। यदि सरकार के राजस्व व्यय ज्यादा हैं राजस्व प्राप्तियों से, उसी को कहते हैं राजस्व घाटा। लेकिन बिहार सरकार की खासियत क्या है दोस्तों, कि बिहार सरकार का जो राजस्व घाटा है वो घाटा नहीं है, बिहार सरकार का राजस्व अधिशेष है, रेवेन्यू सरप्लस है। बिहार सरकार जो है वो राजस्व प्राप्तियां ज्यादा कर रही है और राजस्व व्यय कम कर रही है, और ये कहीं ना कहीं देश की राज्य की इकोनॉमी को एक बेहतर इकोनॉमी की ओर ले जाता है। क्योंकि दोस्तों जो राजस्व व्यय सरकार करती है, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज, सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट, क्या बताइए इससे राज्य का विकास होता है? सरकार ने सब्सिडी दे दी, छात्रवृत्ति दे दी, पेंशन दे दिया, ब्याज का भुगतान कर दिया, मुझे बताइए क्या इससे क्या राज्य का विकास होगा? तो अर्थात अगर सरकार के राजस्व व्यय कम है लेकिन टैक्स से अच्छा पैसा आ रहा है, फी फाइन्स लाइसेंस से आ रहा है, सरकारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, सरकार ने लोन दिया था उसका ब्याज अच्छा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार एक अच्छी दिशा में है। तो हमारी बिहार राजस्व अधिशेष में है, राजस्व बचत में है, और बिहार सरकार को लगभग 8,831 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष है, राजस्व बचत है। और अगर हम ये प्रतिशत में बात करें तो हमारे जो बिहार की जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके 0.80% राजस्व सरप्लस है, राजस्व अधिशेष है, राजस्व बचत है, दैट इज रेवेन्यू सरप्लस। आप इसे नोट कर लें दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट ईयर भी दोस्तों राजस्व सरप्लस था, और राज्य सरकार के एक अच्छे विकास की ओर इंगित कर रहा है ये कि राज्य सरकार राजस्व बचत में है, और राजस्व बचत राज्य सरकार के जीएसडीपी का 0.80% है। राइट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। लेकिन एक और शब्द हमने देखा, दैट इज राजकोषीय घाटा, जैसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, जिसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि सरकार के कुल व्यय कितने ज्यादा हैं कुल राजस्व से, और कुल राजस्व में ऋणों को छोड़कर। अगर किसी को ये शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं तो भैया ऑफिसर तुम बाद में बनना, पहले पढ़ना सीख लो, पढ़ते कैसे हैं। वो क्या मतलब? वो ये मतलब कि यहां पर मैं आप लोगों को फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये नहीं पढ़ाने आया, यहां पर तो हम आपके बजट की चर्चा करने आए हैं। अगर भाई साहब तुम्हें यही नहीं पता कब क्या कैसे पढ़ते हैं तो ऑफिसर क्या डैश बनोगे तुम? मुझे लग रहा तुम समझ गए हमारी बात को समझो, ऑफिसरशिप अपनी पर्सनालिटी में लाओ। यहां पर आई डिडंट कम टू डिस्कस द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट, स्टिल आई एम डिस्कसिंग। और यहां कौन हूं, एक मॉडी है, वह कह रही कि कब पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा हो। अरे भैया इतने समझन थोड़ी ना आए जा क्लास में, जा क्लास में तो सिर्फ बजट जो पेश भाव वो देखन आए। आई होप आपको हमारी बात समझ में आ गई है, और नहीं आई तब तो बहुत ही दिक्कत है भाई साहब। राइट, काय समझ में आ रहा हो कि नहीं? तो अगर आपको आता है फिस्कल डेफिसिट तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप हमारी क्लास में आगे पढ़ लेना। केजीएस के दरवाजे खुले हैं दोस्तों आपके लिए। दैट इज व्हाट द टोटल एक्सपेंडिचर इज ओवर एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू अदर देन बोरोइंग्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जब हम अपनी क्लास में, रेगुलर क्लास में फिस्कल डेफिसिट पढ़ते हैं तो हम सिर्फ फिस्कल डेफिसिट नहीं पढ़ते, हम ये भी पढ़ते हैं कि यदि हमारी सरकार का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो रहा है तो इसके इकोनॉमी पर पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे और इसके इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे। इतना ही नहीं पढ़ते, हमारी क्लास के स्टूडेंट जानते हैं, हम ये भी पढ़ते हैं कि यदि सरकार के राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे के बीच एक रिलेशन भी देखते हैं क्लास में, कि यदि राजस्व घाटा ज्यादा है, राजकोषीय घाटा कम है तो इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट। यदि राजस्व घाटा कम है, राजकोषीय घाटा ज्यादा है तो इकोनॉमी पर इंपैक्ट। यदि राजस्व घाटा 0 है और राजकोषीय घाटा है तो इकोनॉमी पर इंपैक्ट। दोस्तों ये सारी बातें हम अपनी क्लास में करते हैं और इसके लिए कम से कम 1.5-2 घंटे का डिस्कशन होता है।
तो यहाँ पे हम तुम्हें राजकोषीय घाटा पढ़ाने नहीं आए, वजह दिखाने आए कि राज्य सरकार को लगभग 3% को राजकोषीय घाटा है। और जो तुम्हारे लाने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, वो कैसे 2.98% हमारे बिहार सरकार को फिस्कल डेफिसिट है। दोस्तों अपनी क्लास में हमने बात करी FRBM की, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। उसमें कहते हैं कि भैया देखो राजकोषीय घाटा 3% से कम होना चाहिए, और बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा सच में 3% से कम है। इसका मतलब है बिहार सरकार, बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो घाटों के मामले में बिहार की अर्थव्यवस्था एक बेहतर अर्थव्यवस्था है। इतना ही नहीं, अभी अभी इकोनॉमिक सर्वे आया और आप लोगों को जानकर बेहद ही खुशी होगी कि बिहार जो है वो ग्रोथ के लेवल पर सेकंड रैंक पर है ऑल ओवर द कंट्री अमंग ऑल दी स्टेट्स। अगर हम बात करते हैं सभी राज्यों में, आंध्र प्रदेश इज हैविंग द मैक्सिमम ग्रोथ रेट एंड सेकंड ग्रोथ रेट बिहार की है। और आने वाले दोस्तों 10 सालों में बिहार की क्या कायाकल्प पलटी जाएगी वो हम आफ्टर 2035 आफ्टर 10 इयर्स देखेंगे। इसका मतलब बिहार इज रनिंग ऑन द वेरी गुड पाथ फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द फिस्कल डेफिसिट माइनस आप कह सकते हैं, और डेफिसिट तो अपने आप में माइनस होता है, तो दिस इज, और ये बचत है 0.80% की। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, राइट। लेट्स टॉक अबाउट कि सरकार के पास पैसा कहां कहां से आएगा। दिस इज कॉल्ड 2025-26 रुपए आता है या रुपए आएगा, राइट। तो अगर हम लोग बात करें, ये देखिए सरकार के रुपयों के अलग अलग स्रोत हैं, एक एक करके पहले बात करते हैं कि सरकार ने, बिहार सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, दैट इज कॉल्ड ग्रांट इन एड बाय द गवर्नमेंट। यदि हम लोग बात करें कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स। आप लोग जब भारतीय संविधान पढ़ते हो तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 275, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 275 में साफ साफ लिखा है ग्रांट इन एड्स, ग्रांट इन एड टू द स्टेट, कि राज्यों को सहायता अनुदान। तो बिहार सरकार जो है उसने कहा कि भैया देखो ऐसा है, हमारे टोटल राजस्व में 17.21% जो पैसा आएगा वो हमें केंद्र सरकार ग्रांट्स के रूप में देगी। दूसरी बात कर लेते हैं लोक ऋण। तो बिहार सरकार ने कहा कि जो हम पब्लिक बोरोइंग्स करेंगे, आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग बात करें द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोरोइंग्स, राइट। हमारे हिंदुस्तान में लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग्स एंड स्टेट गवर्नमेंट बोरोइंग्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल नंबर 292, एक है आर्टिकल नंबर 293। द आर्टिकल नंबर 292 is telling us about the central government borrowings and the article number 293 is telling us about the state government borrowing। तो भैया देखो, तो आर्टिकल नंबर 293 के तहत राज्य सरकार भी ऋण ले सकते हैं, और राज्य सरकार का जो ऋण है वो 17.58% है। और जब हम FRBM के साथ इसको जोड़ते हैं तो एज पर द FRBM एक्ट, FRBM ने कहा है कि राज्य ने, हमारे देश में जो ऋण है वो 60% होना चाहिए, जिसमें 40% केंद्र सरकार ले सकती है और 20% राज्य सरकार। आप देखिए बिहार सरकार का जो ऋण है वो 17.58% है, मतलब FRBM के अधीन हमारी राज्य सरकार ऋण ले रही है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए तो बस इतना समझ लें कि केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे सरकार के लिए एक नियम बनाया गया जिसमें कहा कि टोटल ऋण भारत पे 60% होना चाहिए, जिसमें 40% केंद्र सरकार ऋण ले ले और 20% राज्य सरकार। तो बिहार सरकार ने कहा कि भैया देखो हम 17.58% लोक ऋण से पैसा लाएंगे। अपार्ट ऑफ दैट अगर हम बात करें ऋण की वसूली, भाई साहब जो बिहार ने ऋण दे रखा है पहले, उसको जो वसूली होगी उससे 0.17% आएगा। केंद्र करों में राजस्व का राज्य का अंश, केंद्र करों में राज्य का अंश, अगर आपने फाइनेंस कमीशन पढ़ा है तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है हमारे भारत में, वो कहता है कि जो भी केंद्र सरकार के पास राजस्व आएगा इसका 41%
वो राज्यों को देगा। और जब हम हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें टैक्स एफर्ट्स, पॉपुलेशन, एरिया, ऐसी तमाम सारी चीजें करते हैं। वो भी हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। जिनने नहीं पढ़ा बिल्कुल चिंता ना करें, धीरे धीरे आपकी स्टडी स्ट्रांग होगी, आप धीरे धीरे ऑफिसरशिप की ओर जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो केंद्र करों में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेस लिए, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह जितने भी टैक्स लिए, तो इन सब से जो राजस्व, जो राज्य को पैसा देगी, वो देगी 43.68%। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्य सरकार के कर राजस्व, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे कि स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, जैसे पहले सेल्स टैक्स, बाद में वेट, अब जीएसटी कहते हैं, मोटर व्हीकल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन फी, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व दोस्तों, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, राज्य उत्पादन शुल्क, प्रोफेशनल टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, फॉरेस्ट डेवलपमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे के सारे राज्य सरकार के टैक्स हैं। और राज्य सरकार अपने टैक्सेस के माध्यम से 18.77% पैसा लेकर आने वाली है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें राज्य का कर भिन्न राजस्व, ये क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब, जैसे फी से पैसा आया, फाइन से पैसा आया, लाइसेंस से पैसा आया, लाइक इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ब्याज प्राप्तियां हुई, इसके अलावा ग्रांट्स से पैसा, चलो वो तो वो हो गया। तो ये सारे के सारे मतलब टैक्सेस के अलावा ये दोनों मिलाकर बनते हैं राजस्व प्राप्तियां, ये दोनों मिलाकर बनते हैं राजस्व प्राप्तियां। तो दोस्तों ये हमारे सरकार का 2.59% है, बस आपको इतना याद रखना है। तो ये हो गए सरकार के पास कहां कहां से पैसा आएगा। अच्छू समझ में आ रहा हो भैया? राइट। मैं सबके कमेंट्स लगातार देख रहा हूं, डोंट वरी। राइट, लेट्स टॉक अबाउट कि सरकार का पैसा कहां कहां जाएगा। जो भी सरकार का जो बजट है, उस बजट में सरकार कहां कहां पैसा खर्च करेगी। तो सरकार कहां कहां पैसा खर्च करेगी, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं। जब हम अपनी बजट की क्लास पढ़ते हैं तब बजट में हम ये टर्म्स नहीं डिस्कस करते हैं, इसलिए इन टर्म्स पर आज हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यूजुअली दीज टर्म्स आर नॉट डिस्कस्ड बाय मी इन माय क्लास। देखो कितनी ईमानदारी से हम बता रहे हैं आपको, जो क्लास में पढ़ते हैं वो भी बता रहे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी बता रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो बजट में जो राज्य सरकार के खर्चे हैं, इनमें 3 अलग टर्म्स आते हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स में नहीं आते हैं, और हम बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के अप्रोच के हिसाब से पढ़ते हैं। तो आज इन 3 टर्म्स को ध्यान से सुनना। एक होता है जिसे कहते हैं सामान्य सेवाएं, दैट इज जनरल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज, सामान्य सेवाएं। एक होता है सामाजिक सेवाएं, दैट इज सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज। और एक है आर्थिक सेवाएं, इकोनॉमिक सर्विसेज। वैसे तो नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन हमारी राज्य सरकार 3 प्रकार की सेवाओं पर अपना पैसा खर्च करती है। एक सामान्य सेवाएं, जनरल सर्विसेज, एक इकोनॉमिक सर्विसेज, आर्थिक सेवाएं, और एक लाइक सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज। अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज जनरल सर्विसेज, सामान्य सेवाएं, तो सबसे पहली बात आप याद रखो, ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या है? गैर विकास व्यय है, गैर विकास व्यय। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, गैर विकास व्यय है। भाई नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय का हिस्सा ही है ये। जैसे अगर हमारी सरकार पैसा खर्च करे पब्लिक ऑर्डर पर, लोक प्रशासन पर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर, सामान्य सेवाओं पर, सेफ्टी पर, सुरक्षा पर, तो अगर हमारी सरकार जैसे कानून व्यवस्था पर पैसा खर्च करे, हमारी सरकार प्रशासन पर पैसा खर्च करे, प्रशासन, तो अगर हमारी सरकार प्रशासन पर पैसा खर्च करती है, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार सुरक्षा पर पैसा खर्च करती है, तो दैट इज कॉल्ड जनरल सर्विसेज। डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन से लाइक जनरल सर्विसेज हैं।
अपार्ट ऑफ दैट अगर हम बात करें व्हाट इज सोशल सर्विसेज, भाई सामाजिक सेवाएं। जब हम सोशल सर्विसेज की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं सामाजिक सेवाएं। भाई सामाजिक सेवाओं का मतलब है जब सरकार पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च करे, जब सरकार लाइक शिक्षा पर पैसा खर्च करे, जब सरकार स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करे, तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, सामाजिक सेवाओं में। और ये एक तरीके का क्या है, विकास व्यय है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, इससे राज्य का डेवलपमेंट होता है। भाई ये बताइए, कानून व्यवस्था पर पैसा खर्च कर रही है, सुरक्षा प्रदान करने पर पैसा खर्च कर रही है, प्रशासन पर पैसा खर्च कर रही है, क्या इससे किसी भी प्रकार का विकास हो रहा है क्या? दैट इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। और यदि हमारी सरकार क्या कर रही है, शिक्षा पर पैसा खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करे, बुनियादी ढांचा पर पैसा खर्च करे, दीज ऑल आर कॉल्ड द सामाजिक सेवाएं। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज, तो आर्थिक सेवाओं का मतलब है, जैसे हमने जो सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़े थे, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, बस देखना सरल भाषा में समझा दें, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। तो अगर हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों पर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, तो जब हमारी सरकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों पर पैसा खर्च करे, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। जब हमारी सरकार प्राथमिक क्षेत्र पर पैसा खर्च करे, सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र पर पैसा खर्च करे, मतलब कृषि पर करे, वानिकी पर करे, मत्स्य पालन पर करे, हंटिंग पर करे, माइनिंग पर करे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर करे, गैस सप्लाई पर करे, मैन्युफैक्चरिंग पे करे, निर्माण पर करे, दोस्तों ट्रेड व्यापार पर करे, कम्युनिकेशन पर करे, ट्रांसपोर्टेशन पे करे, ये सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, आर्थिक सेवाएं, इकोनॉमिक सर्विसेज। बोलो जय हो। ईमानदारी से बताओ क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि सरकार के एक्सपेंडिचर्स में तीन हिस्से होते हैं राज्य सरकार के, एक सामान्य व्यय, एक सामाजिक व्यय और एक आर्थिक व्यय। सामान्य व्यय का मतलब है गैर विकास व्यय, रेवेन्यू काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, एंड सामाजिक व्यय का मतलब है डेवलपमेंटल काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट इज शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा। और अगर हम आर्थिक सेवाओं के व्यय की बात करें तो आर्थिक सेवाओं का मतलब है दोस्तों प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र पर पैसा खर्च करें। तो हमारी सरकार ने क्या कहा भाई साहब कि हम 28.94 मतलब लगभग 29% जनरल सर्विसेज पे पैसा खर्च करेंगे। हमने सरकार ने कहा हम लगभग 40% के लगभग 39.80% हम सामाजिक सेवाओं पर पैसा खर्च करेंगे और 23.58% हम आर्थिक सेवाओं पर पैसा खर्च करेंगे। तो सरकार ने अपने खर्चों को इस तरीके से बांट दिया। अब हूं कौन हूं, गधा है का कह रहा हूं, देखो ऑनलाइन ही कह रहा हूं भैया, कह रहा हूं मनीषा सिंह, सॉरी गधा नहीं है, स्त्रीलिंग है, कह रही है मैडम जी कि अब हमको समझ, अच्छा सॉरी नहीं, ये तो बिल्कुल सही है यार, ये कह रही है कि अब हमको समझ में आ रहा है। ऐसे ही बोला जाता है डॉक्टर भरत की क्लास में, तो कबू ना बोलियो कि समझ में नहीं आ रहा हो। अगर समझ में नहीं आ रहा हो, जहां में तुम्हारी गलती है, तुम ध्यान से नहीं सुन रहे। राइट राइट, नहीं सक्सेस ऐसे नहीं बोलेंगे, वो क्लास में ही बोलते हैं बस। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमने तीन प्रकार की सेवाओं पर व्यय पढ़ा, एक सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। मतलब सरकार के राइट बड़े बड़े खर्चे ये हैं। अगर हम बात करें बाकी छोटे छोटे ऋण और पेंशनगियों पर 0.949%, लोक ऋण की वापसी, जो सरकार ने ऋण लिया था उसको वापस करने पर 7.20, और सहायक अनुदान और अंशदान पर मात्र 0.001%, 0.01%। राइट, सो इसे हम लोग कहेंगे सरकार के खर्चे, और ये रहे सरकार के राजस्व। तो ये देखिए सरकार के व्यय और सरकार के राजस्व, सरकार के व्यय। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। राइट, आई होप आप समझ गए। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इस सरकार ने, जो हमने पहले ही ये बात कर ली है, ये बात मुझे करने की जरूरत नहीं है, कि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय पर दोस्तों 2 लाख करोड़ के लगभग खर्चा है। और जो स्कीम एक्सपेंडिचर, हाँ ये यहाँ पे लिखा होगा कि इसमें वित्तीय वर्ष में
और हाँ, अगर हम लोग बात करें 2024-25 से, 2024-25 में इतना था 178 और लगभग 21,429 करोड़ रुपए स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय पे बढ़ा है। और हमने आपको आज स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय भी समझाया कि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय किसे कहते हैं। स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय मतलब राजस्व व्यय का हिस्सा है, राइट, और जो कभी गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती है, मना नहीं कर सकती है। आप ये सब चीजें पढ़ लो बेटा, ये स्टेट गवर्नमेंट का बजट है, थोड़ा सा एक्सक्लूसिव हम पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट का बजट। और इसी तरीके से अगर हम सरकार की योजनागत व्यय पर देखें, ये देखो सरकार ने कहा वित्तीय वर्ष 2025-26 का स्कीम का कुल बजट, स्कीम व्यय, ये हमने पहले देख लिया था 1,16,750 करोड़, ये तो हमारा स्कीम एक्सपेंडिचर हो गया। बिहार सरकार, दोस्तों कभी मौका मिलेगा, आई एम नॉट गिविंग माई कमिटमेंट, कभी मौका मिलेगा तो हम ये बिहार बजट के फिर बाद में एमसीक्यूज भी कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो हम अपनी ऑफलाइन क्लास में कर लेंगे। आपको तो पता ही है दोस्तों, इकोनॉमी की टेंशन आपको नहीं लेनी, हाँ पढ़ने की टेंशन लेनी है। अगर हम देखें गुड गवर्नेंस, तो शासन के कार्यक्रम लाइक गुड गवर्नेंस प्रोग्राम्स रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस। अगर हम लोग बात करें प्रोग्राम्स रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस के जो प्रोग्राम्स हैं कि जिससे राज्य में सुशासन रहे, इसमें सरकार ने कहा 2020 से 25 हमें क्या करना है, आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। और आत्मनिर्भर बिहार के लिए सरकार ने 7 निश्चय 2 योजना शुरू करी है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से सुनिएगा अब आप इसको। अगर हम 7 निश्चय 2 की बात करें तो आइए सबसे पहले हम इसको बेहतर तरीके से बात करते हैं। अगर हम बात करें 7, ऐसे लिख देते हैं जैसे ये लिखा 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 2, राइट, 7 निश्चय 2, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाना, आत्मनिर्भर बिहार बनाना, सेल्फ रिलायंट बिहार। और ये जो स्कीम है ये सरकार ने लॉन्च करी थी, इस स्कीम को सरकार ने लॉन्च किया ऑन 15 दिसंबर 2020। 15 दिसंबर 2020 में सरकार ने 7 निश्चय 2 योजना लॉन्च करी। अगर आप इसको इंग्लिश में देखते हैं तो ऐसी होगा 7 निश्चय 2, तो दिस इज ऐसे इंग्लिश में होगा 7 निश्चय 2। 15 दिसंबर 2020 में ये स्कीम शुरू हुई। अब आखिर ये 7 निश्चय हैं क्या? हमारे बिहार सरकार ने इस बार पहले तो ये देखो क्या कहा कि 2025-26 में, राइट, विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 5,972.00 मतलब 5,972 करोड़ रुपए का है। तो आप इसमें थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, बजट 2025-26 में इसका बजटरी एलोकेशन है 5,972 करोड़, दिस इज रुपीज 5,972 करोड़। ये आपके मेंस में इस साल काम आने वाला है। आखिर ये 7 निश्चय प्रोग्राम है क्या? पीछे 67th या 68th मेंस में यहां से क्वेश्चन भी पूछा था, राइट। दोस्तों ये 7 निश्चय कार्यक्रम में जो 7 पॉइंट्स हैं वो हैं क्या? सबसे पहला पॉइंट है यूथ पावर, राइट, प्रोग्रेस ऑफ बिहार, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो 7 निश्चय कौन कौन से हैं? सबसे पहले युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये सबसे पहला है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दिस इज यूथ पावर, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है मुझे सुन के लिख सकते हैं, यूथ पावर प्रोग्रेस ऑफ बिहार। मतलब यहां पर ये सबसे पहले यूथ के डेवलपमेंट की बात करते हैं 7 निश्चय में। सेकंड नंबर पे आता है दैट इज स्ट्रॉन्ग विमेन, एबल विमेन। इंग्लिश मीडियम मुझे सुन के लिख सकते हैं, अगर मैं इतना लिखता रहूंगा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग विमेन, एबल विमेन,
राइट, दैट इज सशक्त, और हम कहें सशक्त महिला या सशक्ति युक्त महिला, सक्षम महिला, राइट, सशक्ति महिला, सशक्ति महिला, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग विमेन होगी, सशक्ति महिला, सक्षम महिला, एबल विमेन, सक्षम महिला, ये इसका सेकंड पॉइंट है। अगर हम बात करें व्हाट इज द 7 निश्चय 2 में थर्ड पॉइंट, वो हमें एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है, और वो कहता है इरिगेशन वाटर, राइट, टू एवरी फील्ड, दैट इज हर खेत तक सिंचाई का पानी। इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड, हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी, दैट इज इरिगेशन वाटर टू ऑल द फील्ड, टू एवरी फील्ड। इंग्लिश मीडियम मुझे सुनकर लिखिए, इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड। अगर हम चौथी बात करें, चौथा 7 निश्चय में है क्लीन विलेज, ये रूरल डेवलपमेंट की बात करता है, एंड प्रॉस्पर विलेज, क्लीन विलेज, प्रॉस्पर विलेज, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, दिस इज द फोर्थ, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। थोड़ा सा अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसे अपने आप सही कर लेंगे, समृद्ध गांव, राइट। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, समृद्ध ऐसे भी करके लिख सकते हैं, दैट इज समृद्ध गांव। इसमें पांचवा 7 निश्चय में क्या है, ये बात करता है शहरों की। देखो यहां पे बात कर रहे हैं युवा की, यहां पे बात कर रहे हैं महिला की, यहां पे बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, यहां पे बात कर रहे हैं विलेज की, अब बात कर रहे हैं शहर की। ऐसे याद करना है, ऐसे मैंने याद किया। यहां पे बात कर रहे हैं शहर की, और शहर में कहते हैं क्लीन सिटीज, स्वच्छ शहर, डेवलप्ड सिटीज, विकसित शहर, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, विकसित शहर, दिस इज कॉल्ड द क्लीन सिटीज, डेवलप्ड सिटीज। अगर हम यहां पे बात करें 7 निश्चय 2 में गांवों की बात हो गई, शहरों की बात हो गई, अब कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें कहा जाता है इजी कनेक्टिविटी, दैट इज सुलभ संपर्कता, सुलभ संपर्कता, दैट इज कॉल्ड संपर्कता, इजी कनेक्टिविटी। और इसमें हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो अब हमसे कहते हैं लाइक स्वास्थ्य के बारे में, दैट इज एडिशनल हेल्थ फैसिलिटी फॉर ऑल, एडिशनल हेल्थ फैसिलिटी फॉर ऑल, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, एडिशनल हेल्थ फैसिलिटी फॉर ऑल, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो अगर हम लोग बात करें सो दिस इज, ये बात करता है यूथ के बारे में, ऐसे याद रखना है, ये बात करता है विमेन के बारे में, महिलाओं के बारे में, इसमें बात होती है एग्रीकल्चर के बारे में, और एग्रीकल्चर में भी इरिगेशन के बारे में, एग्रीकल्चर में भी इरिगेशन सिंचाई के बारे में, ये बात करता है रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास के बारे में, ये बात करता है सिटीज के बारे में, शहरों के बारे में, ये बात करता है कनेक्टिविटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के बारे में, और ये बात करता है हेल्थ के बारे में। सो दोस्तों ये है 7 निश्चय 2, ये 7 निश्चय 2, दिस इज द 7 निश्चय 2। और इस बार सरकार ने 7 निश्चय 2 में टोटल एक्सपेंडिचर किया है 5,972 करोड़ रुपए का। डबल थम्स अप करो, क्या सबको समझ में आ गया सारे लोग? क्या ये बात बहुत अच्छे से समझ गए आप लोग? थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो हमने ये ऑलरेडी देख लिया है कि राजस्व और पूंजीगत व्यय में क्या है, लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज में देखना चाहते हैं, चूंकि हमने पीछे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में परसेंटेज की बात नहीं करी, तो चूंकि परसेंटेज में अमाउंट तो आपके सामने है, पहले भी हम देख चुके हैं। अभी राजस्व व्यय जो है सरकार के वो 79% के हैं, और पूंजीगत व्यय जो है वो 20.8% के हैं। दोस्तों ये थोड़ी विडंबना है, ये थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर कि पूंजीगत व्यय हमेशा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा राज्य क्या है, बहुत पिछड़ा है,
हमारे राज्य में गरीबी बहुत ज्यादा है, हमारे राज्य में अभी इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास को प्राप्त करना है, हमारे राज्य में अभी महिलाओं का ग्रोथ करना है, हमारे राज्य में अभी लाइक क्षेत्रीय समानता जैसी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार अभी लगभग 80% के लगभग जो पैसा खर्च कर रही है वो राजस्व व्यय में और 20% के लगभग पूंजीगत व्यय में, राइट। अगर हम लोग बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय, जो डेवलपमेंट करते हैं राज्य की इकोनॉमी को, तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है वो 65.26% है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर 34.74% है। तो ये हमारे दोस्त, ये है हमारे राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय के प्रतिशत, ये है विकास और गैर विकास व्यय के प्रतिशत। तो ये दोस्तों, ये आप लोगों को यहां पे समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखो, जैसे कि हमने बात करी कि जो वित्त वर्ष 2025-26 है, इसमें बिहार सरकार को केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान मिलनी है, ग्रांट इन एड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑलरेडी हमने इस पे चर्चा कर ली है। तो जो ग्रांट इन एड मिलनी है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 275, तो वो मिलनी है 575.02 करोड़ रुपए की, ये अनुमान है। अगर हम वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें 52,160 करोड़ रुपए की तुलना में लाइक 1414 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले साल के बजट में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जो ग्रांट दी वो लगभग 52,000 करोड़ के लगभग दी। इस बार 54,500 करोड़ है, लगभग 2,414 करोड़ रुपए ज्यादा है, राइट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। क्या बात समझ गए आप लोग? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। वित्त वर्ष लाइक वित्तीय स्थिरता बेहतर है। आप देखो, ये कंप्लीटली मेंस के लिए है, और मैं लिख भी देता हूं 70th मेंस में हो सकता है, मतलब यहां से ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आप लोग इन चीजों को मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे ही मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बिहार की वित्तीय स्थिरता बेहतर है, फाइनेंशियल स्टेटस जो हमारे बिहार का है दैट इज अ बेटर फाइनेंशियल स्टेटस। अगर हम लोग बात करें कि बिहार का बेटर फाइनेंशियल स्टेटस कैसे है, अब इसे हमें समझाना है, तो आप क्या तर्क देंगे कि हाउ द बिहार इज इन बेटर फाइनेंशियल स्टेटस? बेटर फाइनेंशियल स्टेटस में कैसा है, ये मैं नहीं, ये बिहार का बजट इसके बारे में 4 पॉइंट्स बोलता है कि बिहार में बेटर फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, क्या क्या बिहार में फिस्कल लाइक अचीवमेंट्स हैं, लाइक बेटर फाइनेंशियल स्टेटस, व्हाट आर द डिफरेंट फिस्कल अचीवमेंट्स। अगर हम लोग कहें फिस्कल अचीवमेंट्स, क्या क्या हमारी राजकोषीय उपलब्धियां हैं, फिस्कल अचीवमेंट्स हैं, तो बिहार सरकार इसके लिए 4 बातें कर रही है। पहली बात बिहार सरकार ने कही कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में दोस्तों 2,833 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष है हमें, रेवेन्यू सरप्लस, और जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 0.33% है। और इस बार हमने बात करी दैट इज 0.80% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो बात कर रहे हैं। सो दिस इज लाइक 23-24 के लिए जो हम बात करेंगे कि कैसे बिहार एक अच्छे बेहतर स्थिति में है, तो पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं दैट इज नथिंग कि बिहार रेवेन्यू सरप्लस में है, बिहार को राजस्व अधिशेष है। तो पहला पॉइंट हम ये बोल सकते हैं। जो हमने पीछे बात करी कि बिहार को जो राजस्व अधिशेष है, और राजस्व अधिशेष जो बिहार का है जो फिस्कल लाइक सरप्लस है, ये तो अगले साल की बात कर रहे हैं ना कि 25-26 में क्या होगा, 0.80%। लेकिन जो अभी हम प्राप्त कर चुके हैं 23-24 में, क्योंकि 24-25 तो चल रहा है, मेरी क्लास के होशियार बच्चे समझ जाएंगे, जो 24-25 तो अभी चल रहा है, हमने प्राप्त क्या कर लिया 23-24 में, जो एक्चुअल एस्टिमेट्स, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं बजट में 3 एस्टिमेट्स होते हैं, वास्तविक अनुमान, एक्चुअल एस्टिमेट्स, बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, और फिर से बजट एस्टिमेट्स। ऐसे 3 वर्षों के आंकड़े होते हैं। तो हम अगर 25-26 के बजट के अनुसार देखें, जिन्होंने क्लास ली है वो जल्दी से बोलिए, जो अगर हम 25-26 के बजट से देखें तो हमारे 23-24 के एक्चुअल एस्टिमेट्स हैं। तो एज पर द एक्चुअल एस्टिमेट्स, बेटा ये सब सीखने के लिए क्लास में पढ़ना होता है, और अगर किसी को समझ में ना आए
तो वो चिल्लाए नहीं यहाँ कि समझ में नहीं आ रहा। वास्तविक अनुमान उसे समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसने पहले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे बिहार का जो एक्चुअल एस्टिमेट्स है, जो वास्तविक अनुमान है, इसके अकॉर्डिंग फॉर द ईयर 2023-24 बिहार सरकार को 0.33% का रेवेन्यू सरप्लस है और ये इंडिकेट कर रहा है कि बिहार इज इन अ बेटर फाइनेंशियल कंडीशन। अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें, दूसरे पॉइंट में क्या तर्क दिया कि 2023-24 में ही जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, जो राजकोषीय घाटा है दैट इज फिस्कल डेफिसिट, राइट, वो सकल घरेलू उत्पाद का इतना है, वो छोड़ो, अगर हम बात करें का 4.17% रहा है, जो कि 3% की निर्धारित अधिसीमा से अधिक है। इस वृद्धि का कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाजार रहित ऋण के रूप में हमने इतना पैसा रुपए प्राप्त होना और पूर्व वर्षों के उच्च मतलब हमने जो भी पीछे पैसा लिया का समेकित निधि में सामंजन होना है, मतलब सामंजन होना है, कोऑर्डिनेशन करना है। तो ये अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा एफआरबीएम हमसे कहता है कि 3% का हमें राजकोषीय घाटा, लेकिन राजकोषीय घाटा 4.17% है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि हमने ब्याज रहित ऋण ले रखा है। हमने देखो दोस्तों इतने 8,54,429 करोड़ का अगर देखें तो राजकोषीय घाटा इतना है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023 में ब्याज रहित ऋण के रूप में हमने 8,814 करोड़ रुपए लिया है बिहार ने। तो इसका मतलब है वो बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब और भी बात करें, जो 4.17 आया वो पूर्व वर्षों का ऋण है, लेकिन लास्ट हमने कुछ सालों से बिहार का ऋण जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो दूसरा बेटर फाइनेंशियल पोजीशन ये इंडिकेट करता है। तीसरा पॉइंट कहता है वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक ऋण 2,80,083 करोड़ रुपए का रहा है, जो सकल घरेलू उत्पाद जो 8,54,000 का जीडीपी है का सिर्फ 32% है, 32% है। और वही 31 मार्च 2024 के अंत तक लोक ऋण इतना है। थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, हमने वैसे भी आपको अधिकतम सीमा 40% के लगभग बताई थी। एंड चौथा पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.11% है, मतलब राजस्व प्राप्तियों जो हमें पैसा आ रहा है उसका हमने ब्याज भुगतान सिर्फ 9% किया। तो कुल मिलाकर बिहार में ये 4 बातें आपको याद रखनी है कि हाउ द बिहार इज इन बेटर कंडीशन। पहली बात आप याद रखना कि राजस्व सरप्लस में है, रेवेन्यू सरप्लस में है, राजस्व अधिशेष में है। दूसरी बात कंट्रोल्ड फिस्कल डेफिसिट है, अगर आप सरल भाषा में समझना चाहें नियमित मतलब नियंत्रित राजकोषीय घाटा है। और तीसरे पॉइंट में अगर हम लोग बात करें तो कंट्रोल्ड पब्लिक डेट है, नियंत्रित लोक ऋण है। और चौथी बात करें कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कम है और इंटरेस्ट रिसीव्ड बहुत ज्यादा है, राइट, दैट इज द पॉइंट। आई होप यू गॉट दीज 4 पॉइंट्स। आइए दोस्तों अब हम फाइनली एक बात की ओर चलते हैं और यहां पर आते हैं कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट पे कितना कितना बजटरी एलोकेशन हुआ है, राइट, हमारे अलग अलग बजटरी एलोकेशन कितना हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जैसे राज्य सरकार के अंदर अलग अलग विभाग होते हैं। अब आपको इतना सब तो याद नहीं रखना है किस विभाग को कितना मिला है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह याद रखना है कि बिहार के बजट में शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा बजटीय आवंटन हुआ है, कुल बजट का 19.44%, कुल बजट का 19.44%। ये आप लोगों को याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो बिहार का बजट जो आवंटन हुआ है किसी विभाग को वो है शिक्षा विभाग। और ज्यादा आप एग्जाम थोड़ा टिपिकल आ जाए तो आप शुरू के 5 याद रखिए। नंबर 1 पे ये ग्रामीण विकास विभाग को, नंबर 2 स्वास्थ्य विभाग को, नंबर 3 शिक्षा ग्रामीण कार्य विभाग को, नंबर 4 और समाज कल्याण विभाग को नंबर 5। आप इनका आंकड़ा भी देख सकते हैं 13.35, 8.82, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, राइट। सो आप शुरू के 5 याद रख सकते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत ही बहुत खराब हुई तो अब वो पूछ लेगा आपसे, देखो मैं तो ये सब लिख रखा है, अब वो पूछ लेगा एनर्जी डिपार्टमेंट को कितना बजटरी एलोकेशन हुआ है, तो तुम उस क्वेश्चन को छोड़ देना।
अब क्या कर सकते, इतना सारा याद थोड़ा ना करोगे, लेकिन मैंने आप लोगों को इस बजट के पीडीएफ में ये सारी चीजें दे रहा हूं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सारे के सारे खर्चे हैं, ये सारे के सारे हमारे बिहार सरकार के अलग अलग विभागों को सरकार के द्वारा बजटीय आवंटन है, और ये सारे खर्चे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आ रहे हैं सबसे मेन पार्ट ऑफ द बजट। अब शुरू हो रहा है बजट का दूसरा पार्ट, कि घोषणाएं क्या क्या हुई हैं। आइए दोस्तों उन घोषणाओं को देखते हैं। ये रहा बजट का लाइक द फाइनेंशियल पार्ट, कि कितना पैसा कहां से आएगा, कितना पैसा किसको देंगे, वित्तीय स्थिति कैसी है, सारी बातें आप सीख गए। सामाजिक सेवाएं आप सीख गए, सामान्य सेवाएं आप सीख गए, आर्थिक सेवाएं, कमिटेड एक्सपेंडिचर, स्कीम एक्सपेंडिचर, ये सब सीख गए आप इस सेशन में। अब बिहार की सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष में घोषणाएं क्या क्या करी हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ दिस बजट। इस बजट में अगर हम लोग बात करें तो सरकार ने अपना जो बजट रखा है, इस बजट में सरकार ने 4 चीजों पर फोकस किया है। सबसे पहले आप ये देखो, इस बजट में सरकार ने 4 चीजों पर फोकस किया है, राइट। सबसे पहला है, सरकार ने इस बजट में महिलाओं की बात करी है, दैट इज फीमेल्स, महिलाओं की बात करी है, फीमेल्स के लिए बजट आया है। और महिलाओं के लिए सरकार ने क्या क्या घोषणाएं करी हैं वो अभी मैं बताने वाला हूं। दूसरा जो बजट पे घोषणा हुई है वो स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है, दैट इज रिलेटेड टू द हेल्थ। दूसरा बजट का जो पार्ट है वो हेल्थ से रिलेटेड है। और तीसरा जो पार्ट है बजट का वो हवाई अड्डों से रिलेटेड है, एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट से रिलेटेड है, आप लिख सकते हैं हवाई अड्डों से रिलेटेड है। और जो चौथा पार्ट है बजट का वो कृषि से संबंधी है, कृषि, एग्रीकल्चर। तो अगर हम लोग बात करें तो इस बजट में सरकार ने महिलाओं, स्वास्थ्य, एयरपोर्ट्स एंड कृषि, इस बजट को 4 भागों में बांटा है, राइट। और देखो मिस्टर पवन कुमार कह रहे हैं कि सर पुरुषों के लिए नहीं है। भैया पुरुष तो वैसे ही आगे हैं, एम्पावरमेंट की आवश्यकता है, सशक्तिकरण की, तो वो महिलाओं की। भारत तो वैसे ही पुरुष प्रधान देश है, राइट। आई होप इतनी बात आप समझ गए। आइए एक एक करके इन सभी घोषणाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं, कि महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं क्या क्या हुई हैं। तो भाई साहब देखो, सरकार ने एक बात कही है कि जितनी भी महिला सिपाही हैं, जितने भी महिला सिपाही हैं, ये देखे, जितनी भी महिला सिपाही हैं, इनके लिए सरकार क्या करेगी, इनके थाने के आसपास सरकार इन्हें आवास की सुविधा देगी, और वो आवास सरकार किराए पर लेगी। पहला पॉइंट आप महिलाओं के लिए याद रखिएगा, आवास की सुविधा देगी महिला सिपाहियों को, और वो आवास जो है वो सरकार किराए पर लेगी, और उसका किराया सरकार पे करेगी हर थाने के पास। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात सरकार ने कहा, देखिए भाई साहब मंडप मंडप सा कुछ बना है, तो सरकार ने एक बात कही है कि राज्य के, बिहार के प्रत्येक पंचायत में, राइट, जो गरीब कन्याएं हैं, इन गरीब कन्याओं के विवाह के लिए जो राज्य सरकार है वो चरणबद्ध तौर पर, मतलब फेज वाइज मैनर में कन्या विवाह मंडप का निर्माण करेगी। तो दूसरा याद रखना, कन्या विवाह मंडप, और कहां पर, प्रत्येक पंचायत में। ये 2 बातें महिलाओं के लिए समझ में आ गई हो तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। पहला आवास वाला महिला सिपाही के लिए, और दूसरा जो गरीब कन्याएं हैं उनके लिए विवाह करने, मतलब एक कम्युनिटी हॉल टाइप बनाएंगे जहां पर वो लोग जाकर शादी कर सकते हैं, उन्हें अलग से डेस्टिनेशन बुक नहीं करना, बैंकेट हॉल नहीं लेना, ये सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। तीसरी अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या बेहतरीन काम हुआ है। बिहार सरकार ने कहा है कि राज्य के प्रमुख शहरों में, जो प्रमुख शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, यहां में महिलाओं के लिए पिंक बस शुरू करेंगे। महिलाओं के लिए यहां पर पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, और जिसमें साफ साफ कहा है, जिसमें सवारी, ड्राइवर, कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कीम द बिहार गवर्नमेंट लॉन्च्ड, राइट। बस चालक भी महिला, कंडक्टर भी महिला, और सवारी भी महिला। इससे सुरक्षा भी बढ़ेगी महिलाओं की, राइट। इसके बाद सरकार ने कहा है कि भैया देखो, जो महिला चालकों को ई रिक्शा, 2 पहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन, जैसे ई रिक्शा है, जैसे अगर जो बाइक 2 पहिया वाहन है, जैसे
महिलाएं अगर ओला उबर में जो बाइक चलते हैं, रैपिडो वगैरह जितनी भी सर्विसेज अगर हम पटना वगैरह हम देखें तो वहां पर है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि ई रिक्शा हो गया, दो पहिया वाहन हो गया के लिए कमर्शियल परिचालन मतलब लाइक कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान मिलेगा। अगर कोई भी महिला ई रिक्शा खरीद के उससे अपना जीवन यापन करना चाहती है या टू व्हीलर खरीद के जीवन यापन करना चाहती है तो उसे नगद अनुदान मतलब सब्सिडी, कैश सब्सिडी मिलेगी। आप ये समझो, कैश सब्सिडी, राइट, कैश सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए एक बहुत अच्छी स्कीम आई है कि जितने भी राज्य के प्रमुख शहर हैं, राइट, महिलाओं के लिए राज्य के जितने भी प्रमुख शहर हैं यहां पर महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। अरे भैया ये बताइए, यहां पे चालक भी महिला होगी, तो जब चालक महिला होगी तो उसे ट्रेनिंग या लाइक ड्राइविंग ट्रेनिंग भी तो देंगे। तो ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए वाहन, ये देखिए वाहन परिचालन प्रशिक्षण, दैट इज व्हीकल, राइट, ट्रेनिंग, व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग, व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो मतलब व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे जिसमें प्रशिक्षक भी महिला होगी। लो जी भाई साहब, जो महिलाओं को ट्रेनिंग देगी वो भी महिला होगी। देखिए कितनी बेहतरीन स्कीमें आई हैं, ये महिलाओं के लिए ये सारी स्कीम्स हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि इस बजट में सरकार ने महिलाओं, स्वास्थ्य, एयरपोर्ट और कृषि पर बजट की बात करी है। जस्ट आई एम गोइंग टू फिनिश इट अप इन द नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स। बस ध्यान से सुनते जाइए। महिलाओं के लिए ये घोषणाएं हुई हैं। पहला दोस्तों किराए के आवास की, दूसरा अगर हम बात करें विवाह मंडप घर की, तीसरी अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए एक बस चलेगी, पिंक बस, और जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर, सवारी सभी महिलाएं होंगी। देन मैंने आप लोगों को बात करी कि ई रिक्शा, दो पहिया वाहन अगर कमर्शियल पर्पज से खरीद रहे हैं तो उस पर कैश सब्सिडी मिलेगी। और चौथी बात करिए कि व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे जहां पर प्रशिक्षक भी महिला होगी। ये महिलाओं के लिए मेन बातें हैं। अब हम चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ प्रमुख घोषणाएं। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या कहा कि राज्य के बड़े अनुमंडलों में, ये अनुमंडल का मतलब होता है दोस्तों सब डिविजन्स, अनुमंडल का मतलब है सब डिविजन्स। अगर किसी को ये सब डिविजन्स नहीं आता तो पहले जाके सब डिविजन्स देखें। मैं आपको ओरली बता देता हूं कि एक होता है कंट्री, सेंटर, फिर उसके नीचे होते हैं स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर होते हैं डिविजन्स, डिविजन्स के अंदर होते हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे होते हैं सब डिविजन्स, और सब डिविजन्स के नीचे होते हैं ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स के नीचे होते हैं विलेजेस। दिस इज द हायरार्की ऑफ लाइक द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की इन इंडिया। अगर आपने ये पढ़ी है, फिर से बता देता हूं, सबसे ऊपर हो गया सेंटर, सेंटर के ऊपर नीचे हो गया स्टेट, स्टेट के नीचे हो गया डिविजन्स, डिविजन्स के नीचे हो गया डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे हो गए सब डिविजन्स, सब डिविजन्स के नीचे हो गए ब्लॉक्स, एंड ब्लॉक्स के नीचे हो गए विलेजेस। तो अगर हम लोग बात करें तो अनुमंडल दैट इज सब डिविजन्स, राइट, ब्लॉक्स के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट के नीचे दैट इज सब डिविजन्स। तो कहा है कि राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त, राइट, अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। व्हाट इज रेफरल अस्पताल? रेफरल अस्पताल का मतलब है जिसमें आप, ऐसा नहीं कोई पेशेंट आया डायरेक्टली चला गया, अगर वो पेशेंट किसी अस्पताल से रेफर होकर आया है कि आप उस अस्पताल में जाइए, किसी डॉक्टर ने रेफर किया है, देन ओनली उसका ट्रीटमेंट होगा। तो सभी बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल होंगे और उसके साथ साथ अन्य रेफरल अस्पताल भी खोले जाएंगे, दैट इज फॉर द हेल्थ सेक्टर। अगर हम बात करें, देखिए कैंसर पर राज्य सरकार ने इस बार बोला है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए सरकार क्या कर रही है, बिहार कैंसर केयर सोसाइटी बनाने जा रही है, बिहार कैंसर केयर सोसाइटी, जिस पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कैंसर के ट्रीटमेंट पर काम कर रही है, तो बिहार ने भी कहा। तो एक बिहार में बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने कहा बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। डायरेक्टली क्वेश्चन मान लो अगले साल के पीटी में, राइट। तो बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। ये बात हो गई दोस्तों स्वास्थ्य से रिलेटेड। कुछ और बातें देखते हैं। ये तीन बातें समझ में आ गई। एक रेफरल मतलब अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल हो गया, दूसरा हो गया बिहार कैंसर केयर सोसाइटी, तीसरा हो गया बेगूसराय में कैंसर अस्पताल। इसके अलावा क्या है,
भाई राज्य सरकार ने क्या कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन स्वर्ग का सृजन किया जाएगा। इसमें हम देखेंगे आगे जाकर कि बिहार सरकार क्या करने जा रही है, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन स्वर्ग, राइट, संवर्ग, क्या बोल रहा हूं मैं, स्वर्ग नहीं, दैट इज संवर्ग, राइट। अब देखेंगे इसमें आगे क्या है कि कैसे लाइक पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस सरकार काम करेगी, लाइक इसका सृजन होगा, कैसे क्रिएशन होगा, देखते हैं इसमें क्या सरकार करने वाली है। अपार्ट ऑफ दैट कहा कि निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। जितने भी राज्य में मेडिकल कॉलेजेस होंगे इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की सहायता लेंगे, राइट। साथ में कहा है कि राज्य में निजी जन भागीदारी दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। एक तो जो मेडिकल कॉलेज हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से उनको रेगुलेट चलाया जाएगा, और साथ में कहा कुछ नए हम पीपीपी मॉडल पर कुछ नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सरकार काम कर रही है। इसके साथ साथ कहा संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से वंचित वर्ग के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए समावेशी विकास, आप मेंस में इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें वंचित वर्ग के लोगों के लिए स्लम क्षेत्रों इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी, कि जो हमारे बिहार में स्लम एरियाज हैं, जो लाइक पिछड़े, जहां बहुत बैकवर्ड पीपल आर लिविंग, तो वहां पर एक चिकित्सा सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। दोस्तों चिकित्सा सुविधा केंद्र फॉर द स्लम एरियाज के पीपल के लिए, तो इनको भी स्वास्थ्य में जागरूकता हो सके, राइट, इन्हें भी स्वास्थ्य के लिए लाइक ज्यादा लोग जो बीमार हो रहे हैं वो वहां पे जाके इलाज कर सके। तो ये हो गया दोस्तों स्वास्थ्य के लिए इतनी सारी घोषणाएं हैं। आई होप आप स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी बड़ी घोषणाओं के बारे में समझ गए। लेट्स टॉक अबाउट द लाइक हवाई अड्डे। हवाई अड्डों के बारे में क्या कहा, सबसे पहले कहा भाई साहब जो पूर्णिया है, पूर्णिया, तो पूर्णिया जिले में एक हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा, राइट, मतलब किया जाएगा नहीं, किया जा रहा है, जो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आप याद रखना, पूर्णिया जिले में हवाई अड्डा बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू करेगी, क्योंकि हमारे केंद्र सरकार की स्कीम है दैट इज उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। सो फॉर प्रोवाइडिंग द लाइक एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू द कॉमन पीपल, सरकार हैज स्टार्टेड द उड़ान स्कीम, राइट। इसके अलावा सरकार ने कहा राजगीर हो गया, सुल्तानगंज हो गया, भागलपुर के अंदर सुल्तानगंज है, और एक जगह रक्सौल। दोस्तों राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में हवाई अड्डे विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। भाई पूर्णिया में तो हवाई अड्डा बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा राजगीर, भागलपुर में सुल्तानगंज और रक्सौल में बहुत जल्दी हवाई अड्डे बनाएंगे। इसके साथ साथ छोटे हवाई अड्डा तथा भागलपुर यथा भागलपुर जिस लाइक वाल्मीकि नगर, वीरपुर जो सुपौल के अंदर आता है, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा हवाई अड्डों के साथ मुजफ्फरनगर हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। ऐसे छोटे छोटे हवाई अड्डे बनाए जाएंगे भागलपुर में, वाल्मीकि नगर में, वीरपुर में, मधुबनी में, मुंगेर में। तो आप इनको थोड़ा सा अच्छी तरह याद कर लीजिए। मैंने कहा आपसे कि इस बार के बजट में सरकार की घोषणाओं में 4 मेन थीम रही हैं, महिलाएं, स्वास्थ्य, हवाई अड्डे और लास्ट पार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कृषि, राइट। दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द बजट दैट इज एग्रीकल्चर। कृषि में सबसे पहले सरकार ने कहा है कि देखो भाई साहब कि राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों, दोस्तों जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट जो हैं, वैसे एपीएमसी का कॉन्सेप्ट तो बिहार में खत्म ही हो चुका है, ये तो आपको पता है, कि जो मंडियां हैं, आप सरल भाषा में कह लें जो मंडियां हैं, तो राज्य के 21 मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए कुल 1289 करोड़ की लागत पर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य सभी बाजार समिति प्रांगण को कार्यशील किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारी सरकार क्या कर रही है, जो मंडियां हैं जहां पर किसान भाई अपनी फसलों को बेचते हैं, उसके लिए उसका लाइक मॉडर्नाइजेशन कर रही है, और उसके लिए 1289 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है। पहला पॉइंट एग्रीकल्चर में, राइट। राज्य सरकार द्वारा जो एनसीसीएफ है, नेफेड है, दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और आप जानते हैं एनसीसीएफ क्या होता है। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज एनसीसीएफ, राइट? कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज एनसीसीएफ? दैट इज
कोई बताएगा व्हाट इज एनसीसीएफ? दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसे हम बोलते हैं एनसीसीएफ, नेशनल, हिंदी में कह लो राष्ट्रीय, दैट इज कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव, राइट, कंज्यूमर्स फेडरेशन, कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड एनसीसीएफ। अगर हम एनसीसीएफ की बात करें, व्हाट इट इज, व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीसीएफ, एनसीसीएफ करता क्या है, राइट? तो जो एनसीसीएफ है, जैसे जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जो जो हमारे लाइक पेरिशेबल आइटम्स हैं, राइट, एक तरीके से ये नेशनल लेवल का कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, एक राष्ट्र स्तर की उपभोक्ता सहकारी समिति है, राइट। और आप लोगों ने लाइक ये हमारे देश के अलग अलग एरियाज में ऑपरेट करता है। इसका काम क्या है? प्रमोट कंज्यूमर कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो उपभोक्ता सहकारी लाइक मूवमेंट है, इनको ये कोऑपरेट प्रमोट करता है ना। ये काम है एनसीसीएफ का। और एनसीसीएफ की बात करें तो एनसीसीएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को बताएंगे कि एनसीसीएफ, जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा, तो नेशनल लेवल की एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको हम बोलते हैं एनसीसीएफ। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, व्हाट इज एनसीसीएफ, थोड़ा बहुत। तो अगर हम लोग बात करें तो राज्य सरकार द्वारा एनसीसीएफ, नैफेड, दोस्तों आप लोगों ने नैफेड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कई बार हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं, जब हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात करते हैं वहां पे मैं पढ़ाता हूं नाफेड, राइट। और नाफेड की जब हम बात करते हैं तो नाफेड क्या है? नाफेड क्या है, कौन मुझे बताएगा? व्हाट इज नाफेड, राइट? नाफेड का मतलब क्या है? नाफेड क्या है, राइट? जल्दी से बताइए, व्हाट इज नाफेड, है ना। तो अगर हम नाफेड की बात करें तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए काम करता है, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप आइए मेंस की क्लास में हम बात करेंगे नाफेड की। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नाफेड इत्यादि से समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य, दैट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तय करते हुए क्रय किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जब एमएसपी की बात करते हैं तो एमएसपी में जो आता है दैट इज CCAP, राइट, और CACP, क्या बोल रहा हूं मैं, CACP, राइट। और यहां पे बहुत काम आता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। तो CACP हम पढ़ते हैं, CCEA पढ़ते हैं, है ना। आप एमएसपी की क्लास देखिएगा, यूट्यूब पे वैसे ही मेरी क्लास डली है। CACP इज द अथॉरिटी जो एमएसपी की डिक्लेरेशन करती है, एमएसपी पर जो फाइनल मोहर लगाता है दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो अगर हम बात करें लेकिन स्टेट लेवल पर, एनसीसीएफ और नेफेड से कोऑर्डिनेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और इन तीन अरहर, मूंग और उड़द इनको किसानों से एमएसपी के तौर पर खरीदेगी। ये बात आपको बस इतना सा याद रखना है। एंड अगर हम बात करें सुधा, द वेरी फेमस ब्रांड इन बिहार, दैट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करता है। सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर, राइट, सरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। तो ऐसे सुधा के तर्ज पर सरकारी सुधा, लाइक तरकारी सुधा एक आउटलेट खोलेंगे जहां पे सब्जियों को बेचेंगे, किसानों की सब्जियों को सरकार वहां खरीदेगी और फिर बेचेगी, दैट इज तरकारी सुधा। तो अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में ये तीन बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई हैं। सबसे पहली अनाउंसमेंट, 21 मंडियों को मान लो आधुनिकीकरण करने के लिए 1289 करोड़ का काम हुआ है बजटीय आवंटन। दूसरा, एनसीसीएफ और नाफेड की सहायता से, जिसको नहीं आता आज नोट्स बनाइए एनसीसीएफ और नाफेड के, तो एनसीसीएफ और नाफेड की सहायता से मतलब इनको मूंग, अरहर और उड़द आदि को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। और तीसरी बात, सुधा का, जैसा सुधा कॉन्सेप्ट है, सुधा डेयरी वगैरह आप देखते हैं, तो ऐसी तरकारी सुधा खोलेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द बजट एंड दोस्तों दैट्स इट। उम्मीद करते हैं कि ये बजट का सेशन आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा हो और आपने आज की क्लास में इस बजट सेशन में कुछ ना कुछ सीखा हो, राइट।
ईमानदारी से बताइए दोस्तों कि कुछ समझ में आया या नहीं आया आज के इस सेशन में। और उम्मीद करते हैं कि आपने इस सेशन में आज बहुत सारा ज्ञान भी लिया। बिहार सरकार के नए नए स्कीम्स को हमने देखा, बिहार सरकार के कंप्लीट बजट को देखा। जब हमें मौका मिलेगा कभी यूट्यूब पर या कभी हम अपने ऑफलाइन क्लास में, या जब हम लोग जैसे इस बार लेकर आए थे एक बैच लेकर आए थे जिसमें हमने सब कुछ रिवाइज किया था आप लोगों के लिए, है ना, प्रीलिम्स से पहले, ऐसे ही अगर हम अगले साल कोई बैच लेकर आते हैं तो हम लोग अपनी ऑफलाइन सेगमेंट में इस बजट से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। थोड़ा सा आजकल मैं बहुत बिजी हूं, जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो हम इकोनॉमिक सर्वे पर भी धीरे धीरे काम करेंगे। तो केजीएस आप लोगों के लिए बेहतर ढंग से कड़ी मेहनत कर रहा है, बस आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करते जाइए। अंडर द सुपरविजन ऑफ खान सर वी ऑल आर वर्किंग फॉर योर सक्सेस। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।